नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ 10 में नजर डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर, और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर होने वाली है वो है आम लोगों के लिए खुल चुके हैं राम मंदिर के द्वार और दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही साथ नजर होगी प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। उसके साथ ही नजर डालेंगे कि कैसे गणतंत्र दिवस समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। उसके साथ साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल जगत से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आम लोगों के लिए खुला राम मंदिर, दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 4000 संतों का समूह भी पहुंचा अयोध्या धाम। भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में होने वाले समारोह में होंगे शामिल। भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। 31 जनवरी तक देश की समृद्ध विरासत के होंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यावहारिक फॉरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का एक और समन। जमीन घोटाले मामले में 27 से 31 जनवरी तक पेश होने को कहा। और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम, अगले 3 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनों का देरी से संचालन। न्यूज़ 10 की शुरुआत सबसे पहले अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आधी रात से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। प्रभु श्री राम की नगरी में चारों तरह केसरिया ध्वज फहरा रहा है। लोग सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद नवनिर्मित भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि में कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद की आज पहली सुबह श्री राम जन्मभूमि के आसपास पांव रखने की जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था और विश्वास का संगम हो रहा है। पहली पाली में अभी 11:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भक्तों की संख्या बढ़ने पर दर्शन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज शाम तक केटामरीन बोट वाटर मेट्रो के भी यहां पहुंचने की संभावना है। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो प्रभु राम की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में लालसा जो है वो बढ़ती जा रही है और व्याकुल हैं वो कि प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप रघुनंदन जो है उसकी एक झलक उनको मिल जाए। देश विदेश में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। अयोध्या में रामलला के विराजमान के बाद लोगों के मन में अलग खुशी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अयोध्या में भगवान के दर्शन किए लोगों से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
राम मंदिर के मुख्य मार्ग के ठीक सामने मौजूद है। आप देखिए दर्शकों में उत्साह वो दिखाई दे रहा है, और कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई गुजरात से आया है, संत महात्मा भी है। हम संत महात्मा से पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप लोग बताइए, इतनी भक्तों की भीड़ देख के क्या उद्गार आ रहा है मन में? ऐसे लग रहा है जैसे ये जो पूरा जो पब्लिक का जो विराट स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसको देख करके ऐसे लग रहा है कि इन सब में वो राम है जो विराजमान है। आज तो 16 श्रृंगार करने का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है जो हम विगत 2-3 दिनों से मना रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ 2 गीत की लाइनों से, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। भगवान राम के जीवन को हमें अपने जीवन में उतारना है, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में उतारना है। मैं बनारस से हूँ और मैं बहुत ही आज खुश हूँ। मैं कार सेवा करने भी यहाँ आया था, आज प्रभु का पहली बार दर्शन भी ले लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही हम तो दर्शन करके इतना खुशी हो गया राम लला को देख के 5 दिन में। सारा भारतवासियों का हम ये उम्मीद करते कि सब आके राम लला का दर्शन करके जाइए। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर हो जाएगा और 9 नवंबर को वर्डिक्ट आया। और आज भी अभी आगे की भविष्यवाणी ऐसी कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा मानव तीर्थ माना जाएगा और पूरे विश्व इसके लिए आएगा। आज दुनिया में अभी बहुत से राम राज्य ही आएगा और ये राम राज्य के माध्यम से पूरी दुनिया सुखी और संपन्न हो जाएगी। उत्साह है, उमंग है, भावनाएं उमड़ रही हैं, संतोष का भाव है, प्रसन्नता है और विश्व कल्याण की कामना है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त जा रहे हैं भगवान राम लला के दर्शन के लिए, उनमें भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, सुनिश्चितता है। ये दिखाता है कि वर्षों के, शताब्दियों के, पीढ़ियों के इंतजार के बाद वो मौका आया है जब राम लला के इस तरह से भव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आगंतुकों के लिए ठहरने के लिए एक अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए एक आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल भी बनाया गया है। इसी मुद्दे पर आरोग्य मैत्री अस्पताल के ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार से हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की है। आइए जानते हैं विस्तार से। अयोध्या में मंदिर लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए और एक टेंट सिटी अयोध्या में बनाई गई, जिस टेंट सिटी में तमाम तरह के सुविधा जो है वो दिए गए। जहां पोर्टेबल बिस्तर बनाए गए, वहीं पर पोर्टेबल हॉस्पिटल भी बनाए गए, यानी आरोग्य मैत्री पोर्टेबल जो है इमरजेंसी हॉस्पिटल, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की है, उस हॉस्पिटल का यहाँ पर गठन किया गया। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो इस तरह से टेंट सिटी में काम करता रहा। और इसे महज इत्तेफाक कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी स्पीच दे रहे थे मंदिर के लोकार्पण के बाद, उसी वक्त टेंट सिटी में एलईडी स्क्रीन पर बैठकर एक जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे वो भाषण सुन रहे थे। इसी दौरान वो गिर पड़े और उनको वहां से तुरंत उठाकर इस पोर्टेबल अस्पताल में, जो आरोग्य मैत्री का अस्पताल है, वहां पर लाया गया और यहाँ पर उनकी जान बचाई गई, ट्रीटमेंट उनका किया गया। कैसे ट्रीटमेंट किया गया ये जानकारी देंगे विंग कमांडर डॉक्टर संजय कुमार, जिनकी देखरेख में यहाँ पर जो लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई, इलाज किया गया। डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था, आखिर हुआ क्या था? ये मिस्टर रामकृष्ण श्रीवास्तव साहब थे जो 65 ईयर ओल्ड थे। वो यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी स्क्रीन पे देख रहे थे। अचानक हमें कॉल आया कि एक पेशेंट है जो कि गिर गए हैं, ठीक है, बेहोश हो गए हैं और
हम फटाफट 4 लोग यहाँ से गए, स्ट्रेचर पे उनको उधर से इवैक्यूएट किया और यहाँ लेके आए। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्जिकल स्टेशन है, यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस अस्पताल की कल्पना में क्या लगता है कि डिजास्टर की स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में कितना उपयोगी है ये आरोग्य मैत्री जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है? क्यों ये जो आरोग्य मैत्री हॉस्पिटल है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है। ये डिजास्टर मोबाइल हॉस्पिटल है जो 150 से 200 लोगों का इलाज एक समय पे कर सकता है। संजय कुमार जो विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में, और उनका कहना है कि जो इस तरह के हॉस्पिटल की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अयोध्या के इस छोटे से आरोग्य मैत्री जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसमें लोगों को तुरंत मिला, जिससे ये संभव हो पाया है कि हम एक व्यक्ति की जान बचा पाए। और आने वाले दिनों में जो ये कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे डेवलप किया जा सकता है ताकि आपात स्थिति में, इमरजेंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाए। कैमरामैन पीयूष के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि कल 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वह आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। आप भी देखिए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान श्री राम को रेत की कलाकृति में उकेरा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान श्री राम और अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की रेत पर बेहद ही खूबसूरत कलाकृति बनाई है। और आपको बता दें कि इस कृति को बनाने में 2 दिन लगे हैं और इस कृति के माध्यम से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को आधार बनाया गया है और इस कृति में 500 छोटे मंदिर को उकेरा गया है। इस मौके पर सुदर्शन पटनायक ने बताया कि ये हमारी आस्था के 500 वर्षों की प्रतीक्षा इस कृति से और इस भव्य मंदिर से समाप्त हो रही है। मंदिर में विराजे बाल रूप श्री राम जी का रूप इतना मनमोहक लग रहा है जिससे उनके भक्तों की निगाहें एकटक उन्हें देखी जा रही हैं। रामलला के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नेत्र आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। रामलला का स्वरूप अद्भुत लग रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। समाप्त हुआ सदियों का इंतजार। भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विराजे रामलला। रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। राम रंग में रंगा देश। नव्य मंदिर में विराजे दिव्य रामलला। मंगल ध्वनि और पूरे विधि विधान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम जी की मूर्ति को देख राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मूर्ति इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है कि मन कर रहा है कि इसे ऐसे ही निहारते रहें। श्याम रंग के रामलला ने हर किसी का दिल जीत लिया है। इस प्रतिमा में भगवान राम का बाल रूप दिखाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह,
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। रामलला के शीश पर मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट में मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। कुंडल को मुकुट व किरीट के अनुरूप ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियां बनी हैं और ये भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठ के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभमणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरों के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक कंठ से नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। ये पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। वैजयंती या विजयमाल भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। भगवान की कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने से ये अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 यंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन यंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंध पहनाए गए हैं। कंकण और कंगन दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुदिकाओं में रत्न जड़ित मुदिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं। मूर्ति को एक ही पत्थर कृष्ण शिला पर बनाया गया है। इसमें कोई अन्य पत्थर नहीं जोड़ा गया। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर से शुभकामनाएं आ रही हैं। इसी बीच न्यूजीलैंड के व्यापार और उद्योग मंत्री टॉड मैकले ने न्यूजीलैंड और विश्व भर में रह रहे सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि भारतीयों के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक गौरवशाली उपलब्धि है। My very best wishes to all Indians in New Zealand and the diaspora all around the world for such a significant achievement. To Prime Minister Modi, thank you for your friendship of New Zealand. Prime Minister Modi was the very first leader in the world to offer our Prime Minister congratulations when he was elected as Prime Minister, and we look very much forward to working so very closely together. Congratulations on what is a significant achievement for all Indians. वहीं देश ही नहीं विदेश में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। मॉरिशस की राजधानी में हिंदू काउंसिल ऑफ मॉरिशस के सहयोग से पोर्ट लुइस नगर पालिका में एक विशाल स्क्रीन पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा का समारोह प्रसारण किया गया। मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ और इस्कॉन ने जनता से इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने का आह्वान किया था। Anandiben Patel, the governor of Uttar Pradesh and the Prime Minister now. हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, रामलला जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में।
तो सब हिंदू जाति बहुत ही राममय होकर भक्ति भाव से हर्ष उल्लास से आज सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जय सिया राम जय राजा राम, जय राधेश्याम जय सीताराम, जय हनुमान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। आओ आओ प्रभु हम पूजा करेंगे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ऐसा ही उत्साह भरा माहौल कोलंबो के सरस्वती हॉल में भी देखने को मिला। यहाँ सभी राम भक्तों ने मिलकर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत के साथ साथ दुनिया भर में मनाया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के इंडिया क्लब में भी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जोर शोर से आनंद लिया। लोगों ने दीपक जलाकर समारोह में हिस्सा लिया। ये ताशकंद की तस्वीरें जहां इंडिया क्लब में मनाया गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह, दिए जलाकर भारत के मानचित्र के साथ सभी लोगों ने जय श्री राम का गुंजायमान सभी को सुनाई दे रहा था। यहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँच रही थी और लोगों ने दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। और अब आपको लिए चलते हैं बल्गेरिया। श्री राम मंदिर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर के लोगों में उत्साह देखने को मिला है। बल्गेरिया के सोफिया में ईस्ट वेस्ट इंडोलॉजिकल फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जश्न का माहौल रहा। कनाडा के ओटावा में भारतीय समुदाय ने रविवार की शाम से लेकर अयोध्या में मुख्य समारोह के समापन तक ओटावा कार्लटन के हिंदू मंदिर में विशेष प्रार्थनाओं और भजनों के साथ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया। इस उत्सव में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इन मनमोहक तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी! जे घर? जी। मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आम लोगों के लिए खुला राम मंदिर, दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 4000 संतों का समूह भी पहुंचा अयोध्या धाम। भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में होने वाले समारोह में होंगे शामिल। भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। 31 जनवरी तक देश की समृद्ध विरासत के होंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यावहारिक फॉरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का एक और समन। जमीन घोटाले मामले में 27 से 31 जनवरी तक पेश होने को कहा। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम। अगले 3 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनों का देरी से संचालन। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं आगे और खबर है अब झारखंड से। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सोमवार को सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख पूछी है। सूत्रों के अनुसार ईडी सोरेन से अभी कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहती है। 8वें समन के बाद 20 जनवरी को सीएम आवास में करीब 7 घंटे तक भारी सुरक्षा के बीच सीएम से पूछताछ हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का ये 9वां समन है। ईडी के अनुसार ये जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ मामला है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिवाकर कुमार। दिवाकर, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, 9वीं बार समन भेजा गया है। हालांकि 8वीं बार जब समन भेजा गया था तो 7 घंटे की पूछताछ चली। अब जब 9वीं बार समन भेजा गया है तो क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, अभी तो क्योंकि कल देर शाम में ये समन जारी किया गया है और ये 9वां समन है और इसमें ईडी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछला समन जो 8वां समन जारी किया गया था उस दौरान भी ईडी ने ये पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप, क्योंकि 7 बार जब इसके पहले समन जारी हुआ था तो वो पेश नहीं हुए थे और लगातार वो पेश होने से नजरअंदाज भी कर रहे थे और मना भी कर रहे थे। लेकिन 8वीं बार जब ईडी का पत्र जो आया उसमें थोड़ी सख्ती भरे लहजे भी थे और मुख्यमंत्री के पाले में जब गेंद डाला गया कि आप बताइए कि आपको कब फुर्सत है, इस बीच में इस दौरान आप जगह तय कीजिए, डेट आप तय कीजिए। उसके बाद वो पूछताछ करीब 7.5 घंटे की पूछताछ ये सीएम आवास में हुई थी।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर। और उसके बाद जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बात साफ है कि जिस तरीके से सवालों का जो सिलसिला चला था उस दिन करीब 8 घंटे तक, उस सवालों के सिलसिले में लगातार ईडी को ये इस बात का अंदेशा है कि मुख्यमंत्री की ओर से जो जवाब दिया गया है वो उस तरीके से ईडी की टीम जो है वो संतुष्ट नहीं है, और इसी के ख्याल से ये 9वां सम्मन जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल जो मेरी जानकारी सीएम हाउस से मिल रही है कि इस दौरान भी जो ये 27 से 31 तारीख का जो दिन दिया गया है, इस दौरान मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। जी दिवाकर, साथ ही साथ देखा जाए तो अभी तक जिस तरीके से हेमंत सोरेन पूछताछ से बचते आए हैं, साथ ही साथ इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई बड़े अधिकारी शामिल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है, ये झारखंड में इसमें ईडी की लगातार दबिश, पिछले हम कह सकते हैं कि पिछले लगभग 2 सालों से ये दबिश चल रही है। पहले मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का था वो दूसरे जो अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला था, उस मामले में लगातार यहाँ पर जो पेशी हुई और लोगों से पूछताछ ईडी की टीम ने की। उसके बाद ये दायरा जमीन घोटाले पे जुड़ा और उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस आए, और उसके बाद ईडी को लगातार जो कह सकते हैं एक नेक्सस का पता चला, उसमें कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट का इनको अंदेशा है, और शायद इसी आधार पर लगातार ईडी की ओर से ये सम्मन इनको जारी किया गया है, और उस सम्मन के बाद ये पूछताछ हो रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें सामने आ रही है और जो जमीन घोटाले का एक बड़ा नेक्सस झारखंड में काम कर रहा है, ईडी लगातार उस पर काम कर रही है कि किस तरीके से इसके जो नेक्सस है उसे तोड़ा जाए। और लगातार इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। वैसे में ईडी के पास निश्चित तौर पर कुछ पुख्ता सबूत जरूर होंगे, इसी आधार पर ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन कर रही है। जी ठीक दिवाकर, जिस तरीके से 9वीं बार सम्मन भेजा गया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आगे मुश्किलें कितनी पड़ सकती हैं? क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, ईडी लगातार इसी जो कह सकते हैं कि दबिश में ईडी की ओर टीम लगी हुई है, और लगातार ये प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री का जो पक्ष है वो जान लिया जाए, और लगातार जो दूसरे जो हम कह सकते हैं केस से जुड़े हुए जो दूसरे हम कह सकते हैं कि आरोपी हैं या जिन लोगों को ईडी ने अभी तक गिरफ्तार किया है वो जेल में है, उनके द्वारा जो पूछताछ हुई है, इन तमाम चीजों का मिलान करने की कोशिश। और हो सकता है कि इनके पास, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत मेरे पास भी नहीं है, और जो जानकारी मुझे सूत्रों से मिली है कि कहीं ना कहीं कोई जो हम कह सकते हैं आरोपी है या जिन लोगों की गिरफ्तारी है, उनके जरिए ईडी को ये क्लू मिला है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इसमें भागीदारी हो सकती है। शायद इसी वजह से लगातार ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को समन किया जा रहा है, दबिश की जा रही है, और लगातार ये पूछने का प्रयास। और उस दिन जो करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली थी, पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम के बीच, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार सीएम हाउस के सामने जमे हुए थे, और एक तरीके से पूरे झारखंड में एक शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई थी कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो दबाव देने की कोशिश मुख्यमंत्री को कर रही हैं। जी दिवाकर, साथ ही हमने देखा कि जब पिछली बारी पूछताछ हुई थी तब 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन की तरफ से बड़े ही तीखे तेवर नजर आए, और जिस तरीके से 7.5 घंटे जो पूछताछ चली उसके बाद भी ईडी उतनी संतुष्ट नजर नहीं आई। इसी वजह से क्या 9वीं बार समन भेजा गया है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, एक क्या होता है कि शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश उस दिन लगातार रांची के जो मेन सड़कें थी, जो मुख्य मार्ग था, इसके अलावा संथाल के इलाके, कुछ इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया था कि केंद्रीय एजेंसियां बेवजह परेशान कर रही है, काम करने नहीं दे रही है। तो इस तरह से वो एक लगा होगा मुख्यमंत्री को। इसके बाद उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की थी, और उसके बाद वो निकल कर आके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए थे। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उस दिन पूछताछ की है, वो लंबी पूछताछ चली है, और उसके बाद ईडी की तरफ से फिर ये 9वां सम्मन जो जारी किया गया, तो निश्चित तौर पर मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ईडी को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई शक है, सुबह है, संभावना है, और कुछ उनको क्लू मिला है, इसी आधार पर 9वां सम्मन ये जारी किया गया है। ठीक दिवाकर, इन तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है,
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में होने वाले पराक्रम दिवस समारोह में आज हिस्सा लेंगे। पराक्रम दिवस 9 दिन तक 31 जनवरी तक चलेगा। पीएम आज कार्यक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। यह गणतंत्र दिवस झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ देश की समृद्ध विविधता को दिखाएगा। इसमें 26 मंत्रालयों और विभागों के प्रयास शामिल होंगे। इसमें नागरिक केंद्रित पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। वोकल फॉर लोकल, विविध पर्यटक आकर्षण को विशिष्ट रूप से दिखाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से लाल किले को एक कैनवास में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के योद्धाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दर्शकों को पुरातत्व, कार्यशाला और अत्याधुनिक तकनीक का अनुभव मिलेगा। आयोजन में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता रहे श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे की आज जयंती है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाएं जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। वह एक महान व्यक्ति थे जिनका महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अद्वितीय प्रभाव है। अनगिनत लोगों के दिलों में अपने नेतृत्व, अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ समर्पण,
गरीबों और वंचितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण वह जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज इन बहादुर बच्चों के साथ संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में इन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को 6 श्रेणियों, कला और संस्कृति के लिए 7, बहादुरी के लिए 1, नवाचार के लिए 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1, सामाजिक सेवा के लिए 4 और खेल के लिए 5 पुरस्कार प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है, साथ ही लोगों के जीवन पर पड़ रहे बोझ को भी कम करना है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की सेवा में जुट गए हैं। वापस आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बिजली बिल में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस स्कीम की जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी इस वर्ग को बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना से लोगों के जीवन में बड़ी सहूलियत तो पहुंचेगी ही, साथ ही लोगों के जीवन को और आसान बनाने की कवायद में बड़ा कीर्तिमान हासिल करती हुई भी नजर आएगी। आइए इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। दरअसल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जाती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर ही इसे रख सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल या इससे ज्यादा होती है। मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन और सुलभ हो पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर लोगों की जरूरतों का खास ध्यान भी रखते हुए कदम उठाते रहते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विकसित भारत की कड़ी को और मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आएगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में एक अहम योगदान देती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी मिलता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
आर्थिक जगत से एक और खबर पर नजर डालते हैं। घरेलू कोयले पर आधारित देश का बिजली उत्पादन चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर के दौरान 7.14% बढ़कर 872 अरब यूनिट हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बिजली उत्पादन 813.9 अरब यूनिट था। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि यह देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन में मजबूत वृद्धि दिखाता है। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात अप्रैल-दिसंबर के दौरान 40.66% कम होकर 17.08 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 28.78 मीट्रिक टन था। बयान में यह कहा गया है कि यह कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और कोयला आयात को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर के दौरान देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10.13% की वृद्धि देखी गई, जबकि इसी अवधि में दौरान कुल बिजली उत्पादन में 6.71% की वृद्धि हुई। बयान में ये कहा गया है कि सरकार कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के अपने प्रयासों में लगी हुई है, जिसका लक्ष्य उपलब्धता बढ़ाना और आयातित कोयला पर निर्भरता कम करना है। टेस्ला के संस्थापक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। उन्होंने यूएनएससी की आलोचना करते हुए कहा कि इस समूह में भारत के पास स्थायी सीट ना होना समझ से परे है। मस्क एक अमेरिकी इजरायल बिजनेसमैन माइकल आइजनबर्ग की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे। माइकल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उस बयान पर लिखा था जिसमें यूएन चीफ ने अफ्रीका के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया था। विरोध में माइकल ने कहा कि और भारत के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि इस यूएन को भंग कर दे और नए असली नेतृत्व के साथ यूएन फिर अस्तित्व में आए। इसके जवाब में मस्क ने एक पोस्ट पर लिखा कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में सुधार की जरूरत होगी। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा पावर है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट ना मिलना समझ के परे है। अफ्रीका को सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। और मध्य प्रदेश से अब एक अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में नई खुशियां आई हैं। यहां ज्वाला नाम की चीते ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ज्वाला वह चीता है जो नामीबिया से लाया गया था। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है और देश भर के सभी वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है। ये नन्हे शावक अपनी माँ ज्वाला के साथ पूरी तरह सेहतमंद है। नामीबिया से लेकर श्योपुर में बसाई गई ज्वाला दुनिया की पहली ऐसी मादा चीता है जिसने दूसरे महाद्वीप पर बसने के बाद वंश वृद्धि की है। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने ज्वाला को चीता संरक्षण के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है और उसकी प्रतिमा तैयार करवाई है। ज्वाला की चीता संरक्षण का प्रतीक बनने से भारत का चीता प्रोजेक्ट दुनिया भर में चर्चा में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष यूसुफ तुग्गर के साथ भारत और नाइजीरिया के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की है। बैठक में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, फिनटेक, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की गई है। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, विशेषकर व्यापार और निवेश के विस्तार पर गौर किया गया है। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने लोगों के बीच आपसी संपर्क, ऊर्जा, गतिशीलता और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग समेत कई क्षेत्रों में प्रयासों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। One of the agreements we signed was on solar energy. So we will see much more cooperation in the field of green and clean growth. Secondly, Nigeria and India, we both face big health challenges. How do we make medicines, health facilities affordable and accessible? We discussed transportation. How can we work together on transportation, on other forms of energy, on security. On investments on technology of various kinds, we are even looking at how do we use digital technology for cashless payments between our two countries.
गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नौसेना ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की तैयारियों से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें नौसेना के जवान कर्तव्य पथ के लिए तैयार दिख रहे हैं। आग जरूर देखना चाहिए रास्ते पर कि आग लगाने वाले आप। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।